बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत इस वक्त कई हवालों से ज़ेर बहस है। मैं माज़रत चाहता हूँ, ज़रा मुसलसल गले में कुछ खस्तगी है मुसलसल जागने की वजह से। तो सूरत हाल ये कि माज़रत कल सुबह पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत से एक अहम केस के हवाले से फ़ैसला आना है। केसेस लगते रहते हैं, अहम केसेस भी लगते रहते हैं, उसके फ़ैसले भी आते रहते हैं, लेकिन ये वाला जो मामला है ये कई हवालों से ज़रा कुछ मुख्तलिफ है। आज के प्रोग्राम में हम पाकिस्तान की दो मुख्तलिफ अदालतों में दो मुख्तलिफ मौज़ूआत जो इस वक्त ज़ेर बहस हैं वो उनसे मुताल्लिक़ चार मुताल्लिक़ा शख्सियात से बात करेंगे, आसान सहल अंदाज में कुछ बुनियादी सवालात के जवाबात लेने के लिए। एक ये कि ये मसला है क्या, एक्चुअली क्या इशू है। दूसरा ये कि इसके असरात क्या होंगे पाकिस्तान की सियासत में। तीसरा ये कि तवक्कुआत क्या हैं। ये सारी चीज़ें ज़रा आसान और सहल अंदाज में करेंगे। सबसे पहले आगाज़ करते हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इस वक्त पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद कौन से टेक्निकली दायरे बड़ी अलग अलग चीज़ें, लेकिन हम अगर आम फहम कर लें तो पीटीआई के अरकान जो कि आज़ाद इलेक्शन लड़े, फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जम हो गए, उन्होंने कहा हमें मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए, जो कि दरख्वास्त मुस्तरद हो गई, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। कल फैसला हो जाएगा कि उनको वो इजाफी मखसूस नशिस्तें मिल रही हैं या नहीं। वी हैव इनफ रीजन्स टू बिलीव, माकूल वजूहात की बिना पर कहा जा सकता है कि इसमें इसकी अहमियत कम है। और जो हमारे माहिरीन इस बात पर अपनी राय देंगे कि वो मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते, निस्बतन कह लेते हैं इस बात की अहमियत कम है कि पीटीआई को सीट्स मिलती या नहीं मिलती। मिलेंगी तो जाहिर है पीटीआई की पोजीशन तगड़ी हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसकी अहमियत इससे भी ज़्यादा है कि ये सीटें गवर्नमेंट को मिलती हैं कि नहीं। इसलिए ये गवर्नमेंट को मिलने का, पीटीआई का मतलब है उनकी स्ट्रेंथ में इजाफा, जो कि जाहिर है प्लस पॉइंट होगा उनके लिए। लेकिन गवर्नमेंट को मिलने का मतलब ये कि जो सारा जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो 2/3 के आसपास आ जाए। 2/3 ले ले पाकिस्तान के सबसे बड़े ऐवान में, और 2/3 का मतलब है कि उसके पास आइन में रद्दोबदल का पावर आ जाए, जो कि एक बहुत बड़ा पावर है। और उसका मतलब है कि अगर वो एक जुडिशल पैकेज जिसकी बात होती है उसमें भी वो मतलब उस हवाले से भी आइन में तरमीम करके कोई पाकिस्तान की आला अदालतों से मुताल्लिक़ भी कुछ तरमीम ला सकता है, जिसमें कि मुमकिन तौर पर तरमीम भी हो सकती है कि सिटिंग जजेस की एज बढ़ाई जाए। ये भी अगेन हम माहिरीन से पूछेंगे कि ये सब कुछ एक दीवाने का ख्वाब है या बड़ी बेपरकी उड़ा दी हमने, राई का पहाड़ बना दिया है क्या, या नहीं असल में मामला ऐसा ही है। तो इन सारी चीज़ों पर हम बात करते हैं। फिर दूसरा मामला है कि एक और अहम तरीन अदालत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इन एन अनप्रेसिडेंटेड मूव उसके 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 जज साहिबान कहकर नहीं, जराए से नहीं, लिख के दे रहे हैं कि हमें ये दबाव है, हमें ये दबाव है, हमें ये मामला है, हमें ये मामला है। उन्हीं जज साहिबान में से एक के खिलाफ अपेरेंटली एक कुछ एतराज़ात शुरू हो जाते हैं, जिसको मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान अपने खिलाफ होने वाली एक मुनज़्ज़म मुहिम से ताबीर करते हैं। उस मुतालिक भी एक केस अदालत में चला जाता है, उसका भी फैसला आना है। और उसमें इस्लामाबाद बार जो है वो ये कहती है कि जनाब हम भी वो भी उसको जजेस के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम से ताबीर करते हैं। तो बड़े मुताल्लिक़ा लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे, बात करेंगे। जनाब इंतज़ार हुसैन पंजोता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारे मामले की बहुत अहम फरीक है, मखसूस नशिस्तों के हवाले से हो तो भी, और वो जज साहिबान को अपेरेंटली प्रेशराइज करने के हवाले से हो तो भी। साकिब बशीर साहब बहुत ही सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, तो उनसे हम कहेंगे ज़रा हमें आसान अल्फाज में बताइए, समझाइए मामला है क्या। सुना है हमने कि हैं कवाकिब, कुछ नज़र आते हैं कुछ। इसका दूसरा मिसरा मैं नहीं पढ़ूंगा और मुमासलत भी महज इत्तेफाकी है, तो लेकिन हम उनसे समझेंगे कि और एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग मूव हुई है वो भी समझने की कोशिश करेंगे कि लग ये रहा था कि उस दिन ये शायद फैसला आ जाए, परसों तरसों नहीं आया, फैसला महफूज हो गया। फिर खबरें चली कि आज ये फैसला आ जाएगा, नहीं आया। फिर बाकायदा कॉज लिस्ट के हवाले से ऑफिशियली आ गया कि कॉज लिस्ट में आ गया भी फैसला। कल सुबह 9 बजे ये 3 जज साहिबान ये फैसला सुनाएंगे, इसमें फाइज ईसा साहब थे, एक और जज साहब थे, और एक जज साहब वो भी थे गालिबन जो कि इस केस को ही नहीं सुन रहे थे, सुबह 9 बजे। फिर आया कि नहीं अब सुबह 12 बजे 3 जज साहिबान नहीं बल्कि सारे के सारे जज साहिबान बैठे होंगे जब फैसला सुनाया जाएगा। अगेन वी हैव इनफ रीजंस टू बिलीव कि इसका मतलब मामला बिल्कुल सादा तो नहीं है। आई एम श्योर कोई टाइपिंग एरर तो नहीं हो गया होगा कि जिसने 12 के बजाय 3 जज डाल दिया, 12 के बजाय सुबह 9 बजे का डाल दिया, फिर 9 के बजाय दोबारा 12 हो गया, तो कुछ तो और है। फिर ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि फैसला तो महफूज हो गया, तो फैसले के महफूज होने के बाद एक फैसले से ही मुताल्लिक आला तरीन अदालत के आला तरीन जज साहिबान का घंटों बैठना ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है क्या? इफ नॉट तो फिर अगेन ये भी कोई इत्तेफाक से नहीं हो गया। तो चीज़ें अनयूजुअल तो हैं बहुत सारी, तो ये भी ज़रा साकिब साहब से हम समझने की कोशिश करेंगे। जनाब मियाँ दाऊद साहब एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। मियाँ दाऊद साहब इससे पहले हालिया तारीख में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहिबान के हवाले से रेफरेंस में फरीक बन चुके हैं। मज़ाहिर नकवी साहब घर भी चले गए, उसके बाद इजाजुल हसन साहब ने एक और मुकदमे में नहीं
यानी एक और डेवलपमेंट में वो भी घर चले गए, वरना अगले चीफ जस्टिस होते वो। ये अभी जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज साहबान का केस चल रहा है उसमें भी वो एक मुतल्लिका फरीक है, तो हम उनसे भी बात करेंगे, इंतजार पंजुता साहब से। और जनाब रियासत अली आज़ाद साहब, ये कम अज़ कम हम कह सकते हैं कि ये वो रियासत है जिनसे हम बहुत आराम से बात कर सकते हैं, और वो प्रेसिडेंट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के। और ज़रा हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने भी सारे हवाले से अपनी राय दी है, हम उनसे बात करेंगे ताकि हम जान सकें कि रियासत क्या सोच रहे हैं, रियासत साहब क्या सोच रहे हैं इस सारे हवाले से। तो मैं तमाम मेहमानों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। क्विकली पहले साकिब साहब आप मुझे बता दीजिए जो सबसे लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है उसको हम ज़रा समझने की कोशिश कर लेते हैं। क्या ये नॉर्मल बात है या एब नॉर्मल बात है? तो इसमें इसके पीछे क्या खबर या क्या राज छुपा है कि अब से कुछ घंटे पहले आता है कि जनाब कॉज लिस्ट लग गई है, ये 3 जज साहिबान कल फैसला सुनाएंगे सुबह 9 बजे, फिर आता है कि नहीं सारे जज साहिबान 12 बजे फैसला सुनाएंगे। ये आम सी बात है या ये क्या हो रहा है, क्या हुआ है ये तो नॉर्मल नहीं है। जब तक कि ये 3 जजेस की कॉज लिस्ट आई थी तब तक इसको नॉर्मल समझा जा सकता था, क्योंकि उमूमी तौर पर बाज़ औक़ात अगर कोई बेंच में कोई जजेस ना भी हों अनाउंसमेंट के वक्त, तो वो जो हेड कर रहे हैं बेंच को वो फैसला सुना दें, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि 13 जजेस ने जो फैसला किया है फैसला वही है। बेशक 3 जजेस ही बैठ कर सुना दें, लेकिन ये जो है वो एक गैर मामूली सूरत हाल उस वक्त बनी है जब ये तकरीबन 1 घंटा पहले दोबारा से कॉज लिस्ट आई है। तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि तब से अब तक एक कन्फ्यूजन भी थी, एक डिबेट जनरेट हो गई थी। एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि ये कहीं ना कहीं इनसाइड सुप्रीम कोर्ट ये चीज़ डिस्कस भी हुई होगी और पॉइंट आउट भी हुई होगी कि सारे जजेस को बैठना चाहिए 3 की बजाय, और हो सकता है ये 3 वाला फैसला जो है वो चीफ जस्टिस के चैम्बर या उनकी जानिब से हुआ हो कि 3 ही बैठकर जो है फैसला सुना दें। तो इसलिए दोबारा से जो है वो उन्होंने और अगेन मैं बिल्कुल एज ए ले मैन जरा बड़े आसान सिंपल अंदाज में सवाल पूछूंगा, और उसी तरह जवाब दीजिएगा ताकि हमारे लिए व्यूअर्स के लिए लाइक व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट? फैसला तो हो गया है, तो मजीद किसी की दलील तो नहीं सुनना, बल्कि मजीद फैसले में कोई तरमीम भी नहीं होनी। तो 3 आके सुना दें या बाकी ये महसूस करें कि भाई ये 3 क्यों, हम क्यों नहीं है इसमें, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? फैसला तो खाली आके पढ़ा ही जाना है और बात खत्म, ऐसा ही है ना? कल तो नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। वो 3 भी सुना देते तो उसमें कोई हर्ज नहीं था, लेकिन वो एक इख्तलाफ आप उसको कहें या जो राय में जो मुख्तलिफ राय रखने वाले जो जजेस हैं वो इससे जाहिर हो रहा है। ये जो फैसला है उसी को जाहिर कर रहा है, वरना तो वो मैंने बात की कि 13 जजेस ने जो फैसला कर दिया उससे आगे पीछे कुछ भी नहीं था। हाँ। वही फैसला 9 बजे सुनाया जाना था, वही फैसला 12 बजे सुनाया जाना है। और कल किसी जज ने कोई कमेंट, कोई डायलॉग, कोई रिमार्क भी नहीं देना ना, आके सुनाना ही है ना बस। नहीं, कुछ भी नहीं, आना है, बैठना है और फैसला अनाउंस कर देना है। बड़ी सिंपल सी बात है, उसमें कोई और वो एक जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि पहले ही लग रहा था कि 9 बजे ये जो लाइव दिखाया जाएगा या नहीं बेंच, क्योंकि 3 मेंबर बेंच है, रेगुलर बेंच को लाइव नहीं दिखाया जाता, लेकिन अब ये है कि 12 बजे जो है वो इसको लाइव दिखाया जाएगा, क्योंकि मखसूस नशिस्तों के सारे केसेस जो है वो लाइव दिखाए गए हैं, सारी हेयरिंग्स, तो ये भी लाइव होगा और सारी दुनिया जो है वो सारे पाकिस्तान में देख सकेंगे। अच्छा, और एक बात और बता दें कि ये जो मैंने इससे पहले बात की कि एक केस, हाई प्रोफाइल केस जिसकी 7 समात हैं, इफ आई एम रिकॉलिंग इट करेक्टली, घंटों पर मुहित हो चुकी, बराह रास्त दिखाई जा चुकी, फैसला महफूज हो गया, उसके बाद अपेरेंटली उसी फैसले से मुतालिक जज साहिबान का घंटों बैठना, ये भी अनयूजुअल है। एंड इफ यस तो व्हाई इज इट, मतलब क्यों बैठे हैं, क्या हुआ है, ये क्या बताता है हमें? अच्छा, ये अनयूजुअल नहीं है। मतलब उसकी वजह ये है कि ये मामूल है, क्योंकि 3 जज हो, 5 हो या 7 जज हो, जब वो इतनी हेयरिंग्स कर लेते हैं उसके बाद उनका वो रूटीन में बैठते हैं। लेकिन ये इसलिए ज्यादा जो है वो इस पे बात की जा रही है या सवालात उठ रहे हैं क्योंकि ये रिपोर्ट हो गया है, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत आम है। इसका जो फ्यूचर है हमारी पॉलिटिक्स का उसके साथ जुड़ा हुआ है, इस फैसले के साथ। तो हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, हम भी इंतजार कर रहे थे, तो एक लम्हे की रिपोर्टिंग में फिर ये भी रिपोर्ट हुआ कि वो मुशावरत के लिए बैठ गए हैं, वगरना जजेस मुशावरत करते होते हैं, 1 दफा 2 दफा 3 दफा मुशावरत उसमें डिस्कशन करते हैं। ये इसमें कोई मामूली बात नहीं है। साकिब भाई, मैं जरा आपके दोबारा आता हूँ फिर कि आपसे पूछ सकूं कि आपकी राय क्या है, फैसला किधर आ सकता है, जज साहिबान की पोजीशंस क्या है इधर, इस पे भी अब इंतजार साहब, सबको बड़ा इंतजार भी है इस फैसले का। क्या आप भी इसको इसी एंगल से देखते हैं? जाहिर है आपकी तो ख्वाहिश होगी कि आपकी पार्टी के पास मखसूस नशिस्तें आएँ और आपका इसका पूरा एक केस है, उसकी तकरार में नहीं जाता, बात ज़रा आगे की करते हैं आज कि आपकी क्या रीज़न है, आप क्यों समझते हैं कि आपको ये नशिस्तें मिलनी चाहिए, वो तो उस पर बहुत बात हो चुकी। लेकिन
आपकी भी राय में इस वक्त ये बात इस लिहाज से बहुत ज़्यादा अहम है कि अगर उनको मिलती हैं तो 2/3 हो जाता है उनका, 2/3 का मतलब है आईनी तरमीम का राइट हो जाता है, जिसका मतलब जुडिशियल पैकेज समेत बहुत कुछ और आ सकता है। आप भी इसको इसी लेंस से देखते हैं ज़्यादातर इंतजार साहब? देखिए वसीम साहब, आप जब ये इनोसेंट से सवाल पूछते हैं और ये आप कहते हैं ना कि बिल्कुल सीधा सा और सिंपल सा ले मैन की तरह सवाल, यही सवाल आपका असल में असल हकीकत बयान कर रहा होता है और यही होना भी चाहिए। और मैं देख रहा था जब मैं मासूमाना अंदाज में एक सादा सवाल कर रहा था कि भाई मुझे कुछ नहीं पता, मुझे समझा दे, तो आप किस तरह ज़ेर लब मुस्कुरा रहे थे, तो मैं देख रहा था कि आप मेरी वारदात पकड़ रहे हैं आप। अच्छा, तो ये जो केस है ये पाकिस्तान की तारीख में अपनी नौयत का बड़ा अहम केस है और इसका फैसला यकीनी तौर पर जो फ्यूचर कोर्स ऑफ पॉलिटिक्स है पाकिस्तान के अंदर वो उसको डिटरमिन करेगा। हम भी बिल्कुल इसी तरह इसको देख रहे हैं क्योंकि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। अब पता चलेगा कि क्या, अब एक तरफ आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इलेक्शन से पहले क्या हुआ, इलेक्शन के ऊपर 8 फरवरी को जिस तरह से पाकिस्तान पूरे ने हमें वोट दिए, उसके बाद 9 फरवरी और आज तक आप देखते हैं कि रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक हमारे जो हल्के हैं उनके जो फॉर्म 45 हैं जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किए थे उनको चेंज अभी तक किया जा रहा है, यानी जुलाई के अंदर वो चेंज किए गए हैं। तो ये चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। एक तरफ वो हमारा मैंडेट चुराने की जो कार्रवाई है उसको कवर अप करने की जो कोशिशें हैं वो मुख्तलिफ तरीके, कभी ऑर्डिनेंस आया है, कभी इनैक्टमेंट्स आई हैं और फिर ब्लेटेंटली जो कुछ किया गया वो भी आपके सामने है। हाँ। तो अब ये सीट्स वो सीट्स हैं जो हमें इन्होंने खुद डिक्लेयर करके दी हैं, उसके बाद ये हमारा हिस्सा नहीं दे रहे। अब उसके बाद भी ये हमारी वाली सीटों के ऊपर नजर रख के बैठे हुए हैं। ये चीज तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें, आपने जैसे बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इससे हमारी स्ट्रेंथ में इजाफा होगा, लेकिन अगर दूसरी तरफ जाते हैं तो फिर ये इस ज़ाहिर है वो जो आईनी तरमीम है उसकी तरफ लेके जाएंगे। जुडिशल पैकेज की बात जो है इन्होंने दबे लफ्ज़ शुरू की हुई है, बल्कि लॉ मिनिस्टर, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो पब्लिकली भी किसी जगह पे कह चुके हैं। ऑफ द रिकॉर्ड तो हमारे पास बहुत इन्फॉर्मेशन है कि जो इन्होंने एक्सटेंशन देनी थी उसके ऊपर भी काम हो चुका है, एक्सटेंशन की जो इन्होंने तरमीम लेके आनी है उसके ऊपर भी काम हो चुका है। और इंतजार में इसी में एक ज़िमनी सवाल यही बताएं, देखें अगर कल ये फैसला आया कि जनाब सीटें आपको मिल गई, जाहिर है आप इसको अपनी फतह से ताबीर करेंगे। ये आ गया कि नहीं जनाब सीटें मुखालिफ इत्तेहाद को मिल रही हैं आपके, तो आप इसको अपनी शिकस्त से ताबीर करेंगे और उस पर रिव्यू सब कुछ करेंगे। अगर ये आता है कि आपको भी नहीं मिल रही लेकिन उनको भी नहीं मिल रही, तो इसको भी आप अपनी फतह ही समझेंगे या इसको अपनी नीम फतह समझेंगे या क्या? देखिए जी, हमारी फतह तो तब होगी जिस दिन हम 8 फरवरी का पूरा मैंडेट हमें मिलेगा। हाँ, लेकिन कल के केस के हद तक बताया ना कि आपको, अगर आपको भी ना मिले तो उनको भी ना मिले। देखिए, आपने फतह की बात की है ना, तो फतह अब जाहिर है मैं पूरी एक्सप्लेन करूंगा। कल की हद तक अगर हमें ये सीट्स मिलती हैं तो जाहिर है इस हद तक हम इसको बिल्कुल इस पर खुशी का इजहार करेंगे और हमारी फतह होगी। लेकिन मुकम्मल फतह तो तब है जो मैंडेट हमें 8 फरवरी को दिया गया था वो हमें सारा मिला। अगर आपको नहीं मिली और उनको भी ना मिली तो ये आप इसको आप अपनी फतह समझेंगे या नहीं? देखिए जी, ये सीट्स उनको तो किसी सूरत नहीं जा सकती, मतलब ये जानी ही नहीं चाहिए। ये किस तरह का, ये हाउ इज इट पॉसिबल और हाउ इज इट लॉजिकल? आप ये बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर प्रोपोर्शनेट आपने करनी है तो फिर किसी तरफ तो जाएंगी। अब ये तो नहीं है कि नुमाइंदगी उनकी है या हमारी है और तो थर्ड तो कुछ भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो जाएंगी या उधर उधर जाती हैं तो ये सबसे बड़ी धांधली होगी, सबसे स्याह तरीन फैसलों में से एक फैसला होगा ये। और जिस तरह से आज हर कोई कह रहा है कि बल्ले के निशान वाला फैसला जिस तरह से दिया गया उसको हर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है। मियां दाऊद साहब, ये फैसला उससे भी बड़ा, उससे भी ज्यादा जो है इसकी इम्प्लीकेशंस होंगी। पाकिस्तान में आपने इस किस्म का फैसला शायद पहले ना देखा हो। अब देखते हैं क्या होगा। मियां दाऊद साहब, एज ए लीगल एक्सपर्ट, आप समझते हैं कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है, कल का एक आउटकम ये भी हो सकता है कि ना इनको मिले ना उनको मिले, और अपनी रीजनिंग देंगे जाहिर है जो भी फैसला होगा उसका? या आपका भी ये ख्याल है कि नहीं भाईजान ये तो हो ही नहीं सकता ना, या पीटीआई को मिलेंगी बावजूद या मुखालिफ इत्तेहाद को मिलेंगे बावजूद? नहीं, ऐसी आपके सवाल में से मैं किसी भी बात के ऊपर नहीं जाता। मैं तो बड़ा पहले दिन से बड़ा वाज़ेह हूँ कि क्योंकि जो आइन के आर्टिकल 51(6)D की लैंग्वेज है उसके मुताबिक ही ये फैसला होना चाहिए। कतई तौर के ऊपर नज़रिया ज़रूरत या किसी सियासी जमात की ब्लैकमेलिंग या किसी सियासी जमात की ट्रोलिंग को मद्देनज़र रखते हुए फैसला जो है वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से माजी से साकिब निसार साहब ने एक सियासी जमात के लिए नज़रिया ज़रूरत पैदा करके
पाकिस्तान के आइन का और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का चेहरा जो है वो बिगाड़ा। आइन का आर्टिकल 51(6)D बड़ा वाज़ेह है कि मखसूस नशिस्तें जो है सिर्फ उस जमात को मिलेंगी जो जमात जीत कर पार्लियामेंट के अंदर अपनी नुमाइंदगी जो है वो नहीं रखेगी, और अगर कोई ऐसी जमात नहीं होगी और तो उसकी बुनियाद के बाद इलेक्शन कमीशन के रूल्स ये कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन भी ये बात कहता है कि जो आपने जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन तकसीम करनी है तो जो बाकी जमातें बचेंगी, मेरी राय में, मेरी तशरीह के मुताबिक वो उन सियासी जमातों के अंदर तकसीम होंगी। चाहे किसी एक कोई जमात जो है वो सीट जीती है तो उसको उस तकसीम के लिहाज से 2 मिल जाएं, 3 मिल जाएं, 6 मिल जाएं, जितनी भी मिल दाऊद साहब, फिर ये आइन यही प्रोपोर्शनल कहता है। रिप्रेजेंटेशन कैसे हुई है कि मैं एक जीता हूं और मुझे 2 मिल गए? ये प्रोपोर्शनल जी, इसका मैंडेट इलेक्शन कमीशन को आइन ने दिया हुआ है। इसका फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया है, तमाम पार्लियामेंट के अंदर मौजूद तमाम सियासी जमातों को ये मखसूस नशिस्तें, जो बाकी मखसूस नशिस्तें थी, तकसीम करने का मेरी ज़ाती राय के अंदर वो दुरुस्त फैसला है, और यही फैसला जो है वो मुतवक्के है कि सुप्रीम कोर्ट को यही फैसला आइन के मुताबिक करना चाहिए कि ना सिर्फ PTI/सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ना मिले बल्कि बाकियों में तकसीम हो जाए। PTI का तो वजूद ही कोई नहीं है सर। चलो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कर लो, PTI का वजूद ही कोई नहीं है। ठीक है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का भी वजूद कोई नहीं है, वजूद कोई नहीं। तो ये कोई वजूद जिनका है वो सलमान अकरम राजा कोई वसीम साहब कानून आईनी और कानूनी तौर के ऊपर बात करनी है ना। सलमान अकरम राजा हमास के वकील थोड़ी है इस केस में। के अंदर कभी फैसल सिद्दीकी साहब इख्वान मुस्लिमून के वकील थोड़ी है इस केस में। आप कह रहे हो दिलवाते हैं इनको, ARY की स्क्रीन लेके देते हैं, वजूद तो उनका है। नहीं अब अटैक नहीं, लेकिन ये दाऊद साहब, अब जाहिर है ये फैसल सिद्दीकी साहब, सलमान अकरम राजा साहब, ये लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे ना सुप्रीम कोर्ट में, तो इन जमातों का वजूद है, तो इनकी नुमाइंदगी है और वो सब हो रहा है ना, मतलब तो वजूद तो हाँ जी, इन जमातों का वजूद है पार्लियामेंट के बाहर। पार्लियामेंट के अंदर ना PTI का कोई वजूद है आइन और कानून के मुताबिक, ना सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कोई वजूद है। सर पार्लियामेंट बाहर आज भी आपको याद, आपको करेक्शन की जरूरत पड़ रही है मुझे बार बार। सेनेट पार्लियामेंट का हिस्सा होती है। मियां साहब आप नए वकील बने हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट 2024 के अंदर 2024 के इंतखाबात के अंदर आज भी PTI हम 2024 के इंतखाबात की बात कर रहे हैं। 2024 के इंतखाबात के अंदर जो असेंबली के अंदर लोग पहुंचे हैं, सियासी जमातें पहुंची हैं, वहां पर PTI का और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कोई कौमी असेंबली कह लें, पार्लियामेंट के बजाय है ना। कौमी असेंबली तो पार्लियामान, ऐवान बाला, ऐवान ज़ेरी और सदर पाकिस्तान। ये बात अदालत के अंदर अभी आप पहले से फैसला सुनाएं, ये फैसला कल आ जाएगा, पता चल जाएगा। ओपनली बात देते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने गलत इंटरप्रिटेशन की है 13 जनवरी के फैसले की। तो मैंने रियासत की तरफ जाना है। ऑब्जर्वेशंस के जजेस की ऑब्जर्वेशन जो है वो फैसले नहीं होते। चलो वो इलेक्शन कमीशन ये तो जान लेंगे रियासत साहब का क्या ख्याल है इस बारे में। मानता रहे सबसे आम राय जानना साहब, रियासत है इनका कि PTI खत्म हो गई है, PTI नहीं है कहीं, PTI रहेगी। चलो देख लेते ना सर। आप बदामी साहब, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, के बाहर है, कौमी असेंबली के अंदर नहीं है। हाँ ठीक है, नोड़ा। बदामी साहब, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया। आप प्लीज, मुझे किसी ने इंटरप्ट नहीं किया। जो आपने सवाल किया मुझे उसका आंसर करने देना। अच्छा, मैं बाकी 3 महीने से आप देख रहे हैं, नाम का असर देखा आपने, इंतजार साहब, साकिब साहब और दाऊद साहब, कि वो देखिए शुरू इन्होंने यहाँ से किया कि मैंने इंटरप्ट नहीं किया, मुझे बात कर रहा था। सर मैं आप हुक्म कीजिए सर, हम सुन रहे हैं। थैंक यू वेरी मच बदामी साहब। सबसे पहले बात यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51 है उसके अंदर प्रोपोर्शनेट का जिक्र किया गया कि क्वांटम ऑफ सीट जिस हिसाब से कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत के आएगी या उसको जो ज्वाइन करेंगे उस क्वांटम ऑफ सीट के हवाले से उनको रिजर्व सीट्स मिलेंगी। उस आर्टिकल 51 के अंदर किसी जगह पे ये नहीं लिखा हुआ कि वो पॉलिटिकल पार्टी जीत के आएगी तो उसको जो ज्वाइन करेंगे उसको सीटें मिलेगी, उसके अंदर ये नहीं लिखा हुआ। दूसरी बात ये है कि जी जो रूल्स है उसके अंदर प्रोवाइडेड है कि आपने एक लिस्ट देनी है जो सेक्शन के अंदर 104 सब आर्टिकल 4 के अंदर मेंशन है कि आपने इतने टाइम के अंदर आपने एक लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स देनी है, नहीं दी गई। सबसे पहले तो मैं इस पे बात करना चाहता हूं कि लॉ फेवर द एडजुडिकेशन ऑन मेरिट रादर देन द टेक्निकलिटीज। जिन हालात में ये इलेक्शन हुए थे, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर
ये भी गुमान नहीं था कि जी शायद इलेक्शन हो जाए। सही है। और एक दो पॉलिटिकल पार्टी के साथ तो बिल्कुल हॉकी के मैच वाली सूरत हाल थी, कोई लेफ्ट आउट, राइट आउट, पेनल्टी स्ट्रोक, पेनल्टी कॉर्नर, फला फला, उसका पता ही नहीं था। है पैजली एक सिचुएशन थी। इन द मीनवाइल सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आ गई, जिसको अब सुप्रीम कोर्ट कहती कि हमारे फैसले को गलत इंटरप्रेट किया गया है। आर्टिकल 186 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 है, उसके अंदर अगर जुल्फकार अली भुट्टो साहब का रेफरेंस जाता है और अदलिया उसको रिव्यू करती है, करेक्ट करती है कि आर्टिकल 10A जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 है, ये जुल्फकार अली भुट्टो के ट्रायल में मिसिंग है और उसको उन्होंने दुरुस्त कर दिया। हाँ, अगर ये गलती है ऑन द पार्ट ऑफ पीटीआई तो इसको करेक्ट भी किया जा सकता है। 3 दिन का मौका भी दिया जा सकता है कि उनको मौका दिया जाए। वो जो वोट लेके आए, उनके वोट देने वालों का क्या कसूर है? सवाल ये पैदा होता है, मैं वोट देता हूं जैद को, मेरा जो स्टेट से एफिलिएशन है वो वोट है, मेरा वोट किसी और को दे दिया जाए तो ये मेरी स्टेट से जो वफादारी है वो डाइवर्ट हो जाती है। तो ये बहुत क्वेश्चन ऑफ फैक्ट भी है और क्वेश्चन ऑफ लॉयल्टी टू वर्ड योर स्टेट भी है। तो दूसरी बात उससे आगे अब आ गई कि जी क्या एक शख्स 100 नंबर का पेपर देता है, उसको 120 दिए जा सकते हैं, वो जितना मर्जी खूबसूरत, जितने मर्जी फूल बूटे लगा के भी वो पेपर अटेम्प्ट कर ले, ये नहीं दिया जा सकता। अब आ गई जी क्या इनको मिल सकती है या नहीं? हाँ, यस, इनको मिल सकती है, इसलिए कि देखें जो क्वांटम ऑफ सीट वो जीत के आए हैं उनको दे, उनका हक दे। ये कौन सा हक है कि आप प्रियोडियों की तरह ये सीटें किसी और को खुश आमदीद कहते हैं एक बार फिर। साकिब बशीर साहब 100 बातों की एक बात बताएं, थोड़ा सा कोई खबर, कोई राय, तज्जिया दें कि क्या है 13 जज साहबान है तो किधर, क्या इम्कान किस बात का? सबने अपनी अपनी ये तो राय दे दी कि मियां दाऊद साहब के ख्याल में क्या होना चाहिए लीगली, उनकी ओपिनियन, रियासत साहब के ख्याल में, इंतजार साहब के ख्याल में। खबर या आपका तज्जिया क्या है कि फैसला किस तरफ जाने का इम्कान है, कल क्या आने का इम्कान है? अच्छा, ये जो मुतनासिब नुमाइंदगी के हवाले से जो आइन का आर्टिकल 51D, उसके हवाले से एक चीज़ जो पूरी हेयरिंग में सामने आई कि जो मुतनासिब नुमाइंदगी के अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्तें देनी है तो फिर भी तशरीह करनी है सुप्रीम कोर्ट ने, और अगर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को देनी है फिर भी तशरीह करनी है। ये जो टेक्स्ट की बात है ना, टेक्स्ट की बात ये आखिरी हियरिंग में भी आएगी कि क्या टेक्स्ट में ये लिखा हुआ है कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलेंगी, टेक्स्ट में ये नहीं लिखा हुआ, ये चीज़ बड़ी क्लियर है। और दूसरी जो बात है वो जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच जिस पे तकरीबन मुत्तफिक नजर आया, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने ऑब्जर्वेशंस दी मुख्तलिफ हेयरिंग्स में, वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी का जो फैसला दिया था उस पर इलेक्शन कमीशन ने 2 फरवरी को फैसला दे के जो तशरीह की थी वो तशरीह दुरुस्त नहीं थी, और वो पीटीआई को, उन्होंने पीटीआई से मुंसलिक सारे उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया था। तो इस पॉइंट पे मैं ये समझता हूं कि शायद सुप्रीम कोर्ट जो है वो 184(7) का जो इख्तियार है कंप्लीट जस्टिस का, उसकी तरफ जा सकती है, क्योंकि बड़े वाज़ेह अंदाज में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं वो बात कर रहे थे, इम्पैक्ट को हम जो है वो आंखें बंद नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट हैं, हम जो है वो किसी मामले को भी देख सकते हैं जो उससे जो जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट अगर इस चीज को नहीं देख सकता तो मेरा ख्याल है फिर सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट ने तो नहीं देखना। तो इसलिए मेरा इस हवाले से बड़ा क्लियर व्यू है कि जब सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी अगर इस पे ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स थी कि इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की है जो जड़ है इस सारे मामले की, तो फिर फैसला जो है वो आपको हमारे सामने ये फैसला तो आना है, अभी कल आना है कि वो कौन से जजेस किस साइड पे होंगे, वो फैसला क्या देते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये है कि जो आ सकता है मुमकिन तौर पर फैसला वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दें या पीटीआई को दें। अल्टीमेटली जो पब्लिक मैंडेट है, जो रिफ्लेक्शन होनी है पार्लियामेंट में, वो यही बनता है। ये किसी सूरत भी नजरिया जरूरत नहीं है। नजरिया जरूरत वो होगा, मेरी नजर में आखिरी बात सिर्फ करूंगा, 78 नशिस्तें आप उस पार्लियामेंट को दे दें कि जिसको पब्लिक ने मैंडेट नहीं दिया, और उसके बाद वो अपनी मन मर्जी की आईनी तरमीम करती रहे, और उस आईनी तरमीम में जजेस की 3-3 साल जो है वो एक्सटेंशन वाला वो भी ज़ेरे गौर है। और एक और बात बड़ी अहम है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस जो है वो उन्होंने खत लिखा, जिसके बाद उसमें तेजी आई
कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं खास तौर पर उनको बैनुसूबाई जो है उनकी ट्रांसफर जो है वो की जाए। कि मतलब कुछ लोग ये कहते हुए इसी शहर में सुने गए कि अगर मखसूस नशिस्तें हुकूमत को मिल गई, आईनी तरमीम हो गई, तो ये तरमीम भी हो गई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक जज बलूचिस्तान और दूसरा जो है वो सिंध में और तीसरा पंजाब में ट्रांसफर होगा और वहां से जजेस यहाँ लाए जाएंगे। तो ये मल्टीपल चीजें हैं, तो इसलिए इसका इम्पैक्ट जो है वो उसको बिल्कुल, मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट उसको नजरअंदाज करेगी। अच्छा, और राइट, और आपका, और मैं आपकी राय से सही अखज़ कर रहा हूँ ना कि आपको लगता है कि फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ ही जा रही हैं नशिस्तें, आपकी राय में इसकी का कभी इम्कान है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा तो यही जो 7 हेयरिंग्स हुई हैं उनका क्रक्स तो मुझे ये लगता और है। मैं इंतजार में आपकी तरफ भी आता हूँ, लेकिन मैं जान रहा था इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार की इसमें क्या राय है रियासत साहब? आपको भी ये लगता है कि गवर्नमेंट अगर एक दफ़ा इनके पास नशिस्तें आ जाती हैं, जाहिर इसमें एक बड़ा इफ़ है, अगर आ जाती हैं तो गवर्नमेंट आपके ख्याल में उस तर्ज की आईनी तरामीम करने का इरादा रखती है जिनकी तरफ साकिब साहब ने भी इशारा किया है? बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक कह रहे मेरे भाई साकिब बशीर साहब, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, बतौर सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मैं पहले भी इस पे इजहार ख्याल कर चुका हूं और आपके प्रोग्राम में बड़ा कैटेगरिकली ये बात कर रहा हूं कि हम किसी भी एज की लिमिटेशन को बढ़ाने में, उसकी एक्सटेंशन में, किसी भी इदारे की, हम उसके सख्त खिलाफ हैं। देखें विजडम क्या है इस लेजिस्लेशन के आपके ख्याल में जो हम कह रहे हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार की राय या बतौर मजमूई वकला बिरादरी का इस पर कंसेंसस है? वकला बिरादरी विद सर्टेन एक्सेप्शन, कोई माइनॉरिटी व्यू हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेजॉरिटी व्यू जो लॉयर्स का है वो ये है कि देखें बदामी साहब जब रिटायर हो जाता है इसका मतलब ये है कि ही इज नॉट फर्दर एबल टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज एज अ जज। ये उसके पीछे विजडम। अगर आप एक रिटायर बंदे से काम लेना चाह रहे हैं, भाई ही इज नॉट फिजिकली मेंटली एबल, तो आप क्यों इसका सारा खलवाड़ करना जा रहे हैं? इस कॉन्स्टिट्यूशन को आप अमेंड करके, हम इन चीजों के खिलाफ है। अगर ऐसा होता है, हम देखिए ये इसको हम अपोज करेंगे, इस पे एहतजाज भी करेंगे। ये बिल्कुल गलत रवायात है। मैं तो इससे भी एक आगे स्टेप जाना चाहता हूं, जो जजेस साहबान रिटायर हो जाते हैं उनको दोबारा वकालत का लाइसेंस भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो अपनी जिंदगी की इन्हें खेल चुके हैं। आप उनको उसको एज ए क्लब वो अपनी जिंदगी इंजॉय करें, लेकिन एज ए प्रोफेशन मैं समझता हूं कि ये मुनासिब नहीं है। जिनका राइट है, अब एक बंदा जो सारी जिंदगी उस प्रोफेशन में आया और उसने अपना एक एम और डेस्टिनेशन ये डिसाइड की कि मैं कभी जिंदगी में चीफ जस्टिस बनूंगा, और बाय वर्च्यू ऑफ दिस लेजिस्लेशन आप उसको डिप्राइव कर दें, क्यों कर दें? फिर दूसरी बात, आप अगर ये मैं इसमें आता हूं, सीटों की जैसे आप मियां दाऊद साहब, ऐसी कोई आईनी तरमीम अगर होती है तो आपकी इस पर क्या ओपिनियन होगी एज अ लॉयर? ये पार्लियामेंट का इख्तियार है, माजी में भी हुकूमतें करती रही हैं। पहले पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो उसके दौर के अंदर भी इसी तरह की कानून साजी की जाती रही। सारी 3.5 साल जो है वो आर्डिनेंसेस के जरिए इन्होंने हुकूमत चलाई है। जैसे इनको फौज कहती थी, जनरल फैज, जनरल बाजवा कहते थे, वैसे ये आर्डिनेंसेस जारी कर देते थे। तो ये हुकूमतों की अपनी जरूरत है, अपनी उनकी विजडम है, वो इसके ऊपर डिबेट करें। अगर पीटीआई ने ऐसा किया है तो ये जो कि किया है, सुप्रीम कोर्ट इज इट अ गुड एग्जांपल है? पीटीआई ने अच्छा किया, गलत किया? नो, मैं ये नहीं कह रहा, वो उनका इख्तियार था, उन्होंने किया। ये मौजूदा हुकूमत का इख्तियार है, वो ये करेंगे। अगर किसी को इसके ऊपर एतराज होगा तो उसको आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दें। लेकिन पार्लियामेंट आइन में तरमीम कर सकती है, ये उसका इख्तियार है। वो कोई भी किसी भी तरह की तरमीम जो है वो कर सकती है। मुझे, आपको या किसी को भी उस तरमीम से इख्तलाफ है तो उसका बेहतरीन रास्ता जो है वो टीवी चैनल्स के ऊपर बैठकर, ये तो आपने उसूली एक बात बता दी। आपकी जाती राय क्या है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ द डे इस तरह की तरामीम करती है तो अपना इख्तियार है आपके ख्याल में, ठीक है, वो तो सही है, लेकिन आपके ख्याल में वो ठीक कर रही होगी या ये टारगेटेड तरामीम होंगी कुछ टारगेटेड फवाइद हासिल करने के लिए? ये बात कहना कि जी, मैं गुजारिश ये कर रहा था, ये बात कहना कि हुकूमत अपना फायदे के लिए कर रही है या नहीं कर रही, मैंने इसका जवाब आपको पहले फिक्रे में दिया कि हर हुकूमत, हर आईनी तरमीम, हर कानून साजी अपने फायदे के लिए करती है। ये हुकूमत भी करेगी। अगर किसी को लगे कि ये गलत है तो उसको चैलेंज कर दिया जाए। एज ए लॉयर आपके लिए बात तकलीफ देनी है मियां दाऊद साहब, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट, कि यहां पर गवर्नमेंट्स आइन जैसी मुकद्दस चीज को अपने मखसूस मकासद के लिए तरामीम करती रहती हैं, तो नतीजतन तो फिर स्टेट और कंट्री सफर करता है ना। तो डज इट हर्ट यू एज अ लॉयर?
चाहे वो काम पीटीआई करे या नून करे। बिल्कुल गलत बात है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा जो भयानक सूरत हाल और काबिल मुजम्मत बात है वो ये है कि हमारे जो गैर मुंतखब लोग जज साहबान हैं वो आइन का चेहरा बिगाड़ते रहते हैं, रीराइटिंग करते रहते हैं, कभी 63A का मुतनाज़ा फैसला कर देते हैं और कभी दोबारा फिर नजरिया जरूरत की आड़ में मौजूदा केसेस के अंदर आइन का चेहरा बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। तो मुंतखब नुमाइंदे अगर आइन के साथ किसी किस्म की कोई छेड़छाड़ कर लेते हैं तो उनका तो हक है, लेकिन उससे ज्यादा काबिल मुजम्मत गैर मुंतखब अफराद का जो है वो हक है। अब उनका मुंतखब होना ही, वो काबिल मुजम्मत। हाँ, उनका मुंतखब होना ही सवाल उठा रहे हैं ना, उस पर इंतजार से वो फॉर्म। बदामी साहब अब बड़ी देर हो गई है, मैं जवाब दूंगा। बड़ी बदामी साहब, इसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ लेजिस्लेशन जो है दैट इज टोटली वेस्टेड विद दी कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वायरीज ऑफ any law, varies of any constitution, varies of any bill that can be challenged and that can be decided by the competent court। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, इंटरप्रिटेशन का इख्तियार नहीं, इंटरप्रिटेशन कोई का लेजिस्लेशन दुरुस्त फरमा रहे हैं कि वो इख्तियार है, लेकिन रीराइटिंग का इख्तियार नहीं है। रीराइटिंग का इख्तियार नहीं। आपकी बात से मैं जनाब से गुजारिश करता हूं कि सिर्फ एक लफ्ज, कोई ऐसी लेजिस्लेशन विच इज रिपग्नेंट टू दी आर्टिकल 8 to 28 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 तो उसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सेट साइड भी कर सकती है। पार्लियामेंट औरत को मर्द, मर्द को औरत बना सकती है। लेजिस्लेशन का हक उनके पास है, लेकिन यह भी देखना है कि लेजिस्लेशन वो बेहतरीन लेजिस्लेशन है, लैटिन मैक्सिम है, सेलस पॉपुली सुप्रीमा लेक्स, दी जो बेहतरीन लेजिस्लेशन है विच इज मेड फॉर दी वेलफेयर ऑफ दी जनरल पब्लिक। यानी पार्लियामेंट के लिए अभी तक कौन सा में इंतजार में ये मैं आगे फिर आप सिवाय कलमात आपने कहना, लेकिन ये औरत को मर्द, मर्द को मर्द, औरत में रोक लूं जरा, ये यानी पार्लियामेंट अख्तियार है पार्लियामेंट का। मैंने मिसाल दी, इतने ज्यादा अख्तियार है, मैं ये कह रहा हूं कि इतने ज्यादा उसको पार्लियामेंट के 100 में से 80 अफराद कह दे, जो कि 2/3 से बहुत ज्यादा है 80, हालांकि मेरा हिसाब कमजोर है, लेकिन इतना पता है कि 100 में से 80 होते हैं तो 2/3 से ज्यादा ही होते हैं। तो वो कह दे कि भाईजान कल से जो है ना, जो रात 12 से सुबह 12 है उसको दिन कहा जाएगा और सुबह 12 से रात 12 को रात कहा जाएगा, तो फिर आइन के रूह से ही हो जाएगा काम। ऐसे ही है रियासत साहब। देखिए, लेजिस्लेशन तो पार्लियामेंट के पास अख्तियार है, बिल्कुल उनके पास अख्तियार है, सब कुछ कर सकते हैं। जैसे मैंने मर्द से औरत और औरत से मर्द वाली मिसाल, हालांकि मैंने मिसाल को हल्का किया है, मैं दिन रात पे ले आया, लेकिन अब दोबारा वहां ले, ठीक है चलो जी। इंतजार साहब, हाँ मैंने बड़ी मुश्किल से उसको दिन रात पे लेके गया, लेकिन दोबारा मैं मान लिया, मैं आपके दिन रात पे एग्री हो गया। मैं बड़ी नवाज है सर, मैं आपका वहां से निकले ना होते हैं हमेशा पार्लियामेंट के ऊपर। हाँ अच्छा, लेकिन अब ये इसको कंक्लूड करते हैं इंतजार साहब। बहरहाल ये भी एक हार्श रियलिटी है, अभी अब की दफा जरा तड़का को ज्यादा लग गया है, मीठा को ज्यादा ही हो गया है, लेकिन ये भी फैक्ट है। खादिम के ही प्रोग्राम में, हमारे प्रोग्राम में शेख रशीद साहब का कोट एंड कोट अल्फाज बताता हूँ, क्या जज साहब था, नाम निकल गया उनका जहन से, जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी और साकिब भाई कौन से जज थे जिनके बारे में बात हो रही थी कि इनको एक्सटेंशन देना चाहती है पीटीआई, तो शेख रशीद साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि मैं जाती तौर पे मैं चाहता हूं कि बिल्कुल इनको एक्सटेंशन दी जाए, ये जेर बहस भी, और बिल्कुल दी जाने दी। शायद खोसा साहब की बात हो रही थी, तो अब कभी आप आसिफ सईद खोसा साहब, हाँ कभी आप कभी वो जनाब इंतजार साहब कहिएगा। सर मैं आपकी सारी बातों को जवाब दूंगा, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे एक बात की गई है, गैर मुंतखब जजेस। कौन सी दुनिया की जुडिशरी है जो मुंतखब होकर आती है, और यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो एस्टेब्लिश मुंतखब होती है, जो इस तरह के फैसले करती है कि वो समझते हैं कि सिर्फ वही इस काबिल हैं कि वो मुल्क को दुरुस्त सिमत में लेके जा सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप असम्बली की बात करते हैं तो जो ये असम्बली जो इस वक्त हुकूमत बनी बैठी है, ये सब जाली हैं। इनका जो मैंडेट है, मैंडेट किसी और को दिया गया, सब फॉर्म 47 के ऊपर आए। तो ऐसी असम्बलीज और ऐसी जाली हुकूमतें, और अगर आप इनको ऐसा अख्तियार दे दें कि ये आइन को भी अमेंड करें, तो जब आप इनको कानून साजी का अख्तियार सिंपल का देते हैं तो फिर ये नैब अमेंडमेंट जैसी तरमीम करते हैं जिसमें सिर्फ इनकी ज़ात को फ़ायदा होता है। ये वो कानून साजी करते हैं जिससे सिर्फ इनकी अपने आप को एनआरओ देते हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा कि खान साहब ने जिस तरह से जो रिप्लाई दिया है, रिटन स्टेटमेंट जमा करवाई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसमें उन्होंने कहा है कि ये दुनिया की इवन बनाना रिपब्लिक के अंदर भी इस किस्म की मिसाल नहीं मिलती कि कोई पार्लियामेंट अपने मेंबरान की
के फायदे के लिए, उनको बेनिफिट देने के लिए, जो उनके जो क्राइम्स हैं उनको छुपाने के लिए लेजिस्लेशन करे। तो यहाँ पे ये सिर्फ अपनी स्किन सेव करने के लिए लेजिस्लेशन करेंगे, और प्लस ये करेंगे कि मिल बैट के जो खाने का जो आगे रिवाज है उसको उसके बेनिफिशरीज को एक्सटेंड किया जाएगा। उसमें फिर ये जुडिशरी को भी इन्वॉल्व करेंगे, जजेस की एक्सटेंशन उसके अंदर आ जाएंगी। तो ये एक ऐसा विशेष सर्कल स्टार्ट होगा जिसका एंड जो है वो हमारी रियासत के लिए कभी भी ठीक नहीं होगा। हम तो चाहते हैं कि लेजिस्लेशन अवाम की खिदमत के लिए हो। जो मकसद है पार्लियामेंट का, वो सबसे बुनियादी मकसद ये है कि वो अवाम की नुमाइंदा है, तो उसने अवाम का ख्याल रखना है, ना कि अवामी मुंतखब नुमाइंदे जो उसके अंदर मेंबर बनते हैं वो अपनी जेबें भरते रहें, लेकिन अवाम जो है वो बेचारी सशक्ति रह जाए और उनके जो मसाइल हैं उधर के उधर खड़े रहें। ये सारा जो स्ट्रक्चर इस वक्त खड़ा हुआ है, वो निज़ाम पूरा इस वक्त जमहूरी निज़ाम एट स्टेक है। अगर ये नशिस्तें अगर किसी गलत तरफ जाती हैं तो फिर पाकिस्तान जैसे कि आप मार्शल लॉ है, ये तो मार्शल लॉ से भी कोई ऊपर वाली आपको नई डेफिनेशन लाना पड़ेगी, क्योंकि किसी चीज का किसी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। जो चाहेंगे ये करेंगे। आपने देखा कि जब यही पीडीएम की जो पहली राउंड 1 था, उसके अंदर जब ये आए तो इन्होंने आती जो तरमीम की वो ऐसी शॉकिंग थी। एक तो नए वाली तरमीम ये अमेंडमेंट्स लेके आए, दूसरी इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों को उनका राइट जो है वो राइट टू वोटिंग खत्म किया, फिर ईवीएम्स इन्होंने खत्म की। तो ये सिर्फ बट इंतजार से अब आप इसको कंक्लूड कर रहे हैं तो आप ये समझते हैं ना कि आगे बढ़ने के लिए ये भी जरूरी है कि एवरीवन नीड्स टू लर्न अ लेसन। ऑफ कोर्स मौजूदा गवर्नमेंट, चूंकि गवर्नमेंट है इसलिए उसकी जिम्मेदारी आपसे कई गुना ज्यादा है इस हवाले से, बिल्कुल। एक तो ये, और अगर माजी करीब में भी किसी ने गलती की है तो कम से कम उस गलती का इदराक करे कि ये भी किसी तरीके से कोई जमहूरी अमल की नेकनामी नहीं होती कि जब सिटिंग स्टैब्लिशमेंट के कहने पे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर सिटिंग जज पे सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस ठोक दे और बाद में कहे कि यार मुझे फैज साहब ने कहा था कि कर दो, तुमने कर दिया, गलत किया, या एक और जज को। वसीम आप जवाब सुन लीजिएगा सर जवाब सुन लीजिएगा। जवाब ये है कि अगर एक रेफरेंस आया है तो कानूनी तरीकाकार है, उसके अंदर अगर ये एक आया है तो उसको पर्सनल लेने की तो जरूरत नहीं है। अदालतें हैं, सिस्टम आपके सामने। अगर सर उस तरीके से तो ये गवर्नमेंट कहेगी कि आईनी तरामीम भी एक कानूनी थी कि हम आईनी तरामीम कर रहे हैं, क्या गैर कानूनी है? सॉरी, इस तरह तो ये गवर्नमेंट कहेगी कि साहब तहरीक एतमाद भी कानूनी है, आईनी तरमीम भी कानूनी है, जिस तरह रेफरेंस दायर करना कानूनी है। गवर्नमेंट का मैंडेट है। आप समझते हैं कि लोगों ने 8 फरवरी को इनको वोट दिए थे, जो ये नमूने इस वक्त हमारे ऊपर मैं वही कह रहा हूं, जाहिर है इस पर सारी जिंदगी पूरा आर्गुमेंट है ना, प्रोग्राम रिकॉर्ड पे रहेगा। अब आप इस पे अपना कमेंट बड़ा सोच समझ के दीजिए। नहीं इस पे कमेंट 100 मरतबा दे चुके हैं, तो तकरार में क्या जाहिर है 1 करोड़ सवाल आते इलेक्शन पे। लेकिन मैं वही तो कह रहा हूं कि इसका मतलब ये अपेरेंटली वाली बात, यानी अगर हम ये कह इसको, अगर हम एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर उस टाइम का अगर ऑन रिकॉर्ड मान चुका है, ये जराये से तो नहीं है ना, इतना कोई इल्जाम है कि हाँ भाई मैंने फौज के कहने पे सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ रेफरेंस ठोक दिया था, उसके बाद भी अगर एक लीगल फ्रेटर्निटी की और आप जैसे सीने बंदे कहें कि यार किया तो काम कानूनी था ना, तो उस पर मेरा सवाल है कि फिर तो ये गवर्नमेंट भी कहेगी कि वसीम बदामी साहब तहरीक एतमाद थी तो कानूनी ना, बाकी आप इल्जाम लगाते रहे कि हम फॉर्म 45 हैं 47 हैं, आईनी तरमीम है तो कानूनी ना। तो मैं उस पर कह रहा हूं कि ये तो एक फाइजा के वाला केस स्पेसिफिक इसलिए कि खान साहब मान चुके मैंने फौज के कहने में किया था, तो उसको तो कम से कम गलत कहें ना। फिर देखिए, जो आईनी तरमीम होती है इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि ये आप अपने जो हमारी जैसी फेडरल गवर्नमेंट की जो हुकूमतें हैं, जो फेडरेशंस हैं, जिसमें आगे फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, उसके अंदर जितनी आईनी तरमीम आती हैं उनका मकसद फेडरेटिंग यूनिट्स की को मजबूत करना होता है, और प्लस ये कि सिस्टम और गवर्नेंस आपकी बेहतर हो। तो ये अगर आप इस किस्म की अमेंडमेंट्स लेके आते हैं जिसमें आप जजेस को तंग करने के लिए उनके लिए रिफॉर्म्स लेके आते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस आप उठा के बलूचिस्तान फेंक देंगे और यहाँ पे फिर आप एक्सटेंशन अपनी मर्जी से देंगे, और ये तमाम चीज़ें क्या किसी सिविलाइज सोसाइटी में हो सकती हैं? क्या इतने सालों के बाद भी हमने यहीं पे खड़े रहना है कि 76 साल बाद? यही मेरा सवाल है, दायरों का सफर नहीं करना, आगे बढ़ना है तो सब अपनी गलतियां ऐसी चीजें हैं जिससे आपने आगे बढ़ना है, एग्जैक्टली आगे जाना है, ना कि आपने पीछे जाना है। एंड आई सेड शुरू में मैंने कहा कि मैं दो चीजों को बैलेंस नहीं कर रहा। गवर्नमेंट ऑफ द डे की रिस्पांसिबिलिटी ज्यादा होती है, तो इस तनाजुर में उनकी जिम्मेदारी आपसे ज्यादा है। अपने सिटिंग मिनिस्टर्स ये कह रहे हैं कि हमारे जो दोस्त मुबालिक हैं वो हमें जो है वो पैसे नहीं दे रहे, वो हम पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं अपनी स्टेबिलिटी पहले लेके आए। तो ये चीजें जब होंगी तो उससे स्टेबिलिटी तो फिर बिल्कुल नहीं आएगी ना। बहुत बहुत नवाज, सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं इसको यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, बहुत सारे आएंगे उस पर, रियासत साहब, साकिब साहब, मियाँ साहब बात करेंगे इंशाल्लाह। हम एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।